स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के कुछ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछा जाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट से लिए गए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो कि कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है। यानी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसे हम ए मीटर में बदलने के लिए इसके संयोजन में क्या इसके मतलब कि इससे क्या जोड़ देंगे जो हमारा ये ए मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिस्टून गैल्वेनोमीटर की बात करें, जो गैल्वेनोमीटर होता है वह हमारा यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकता है। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को हमें ए मीटर में बदलना है तो इसके समांतर क्रम में लो रेजिस्टेंस का यानी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसके यहाँ पर से समांतर क्रम में लो रेजिस्टेंस का शंट चार्ज जोड़ देंगे यानी कि शंट वायर, जिससे ये हमारा एक एमीटर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च यहाँ पर जो कि लो रजिस्टेंस यानी कि निम्न प्रतिरोध का मान समांतर में जोड़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज है, यानी कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में इससे कितना समय लगेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्घ्य दी गई है और आवृत्ति दी गई है। तो आवृत्ति हमारे पास, वेग हमारे पास पूछा गया, तो v बराबर हमारे पास वेग बराबर होता है n लेमडा, यानी कि n हमारे पास आवृत्ति होती है और हमारे पास लेमडा तरंग दैर्घ्य होती है। तो यहाँ पर v हमारे पास हो जाएगी जो कि v हमारे पास है 1000 किलोमीटर। तो 1000 और इंटू यहाँ पर हमारे पास 1000 v बराबर आवृत्ति हमारे पास है 1 किलोवाट, तो 1000 हमारे पास जो कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि तो हो जाएगा, इसे मीटर में बदल लेंगे तो ये जाएगा 0.50। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 के जीरो से पॉइंट से कट जाएगा। अब तो 50 2 अंकों के बाद लगा 2 पॉइंट कट जाए 50 दाम 500 मीटर प्रति सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास वेग भी निकल कर आ गया, यानी कि 500 मीटर पर सेकंड। अब इसे यानी कि अब हमारे पास दूरी दी गई है, यानी कि समय से पूछा गया, तो दूरी हमारे पास डी बराबर हमारे पास है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि टी बराबर हो जाएगा डी बाई यानी कि दूरी बटे वी। तो ये हो जाएगा यानी कि 1000 बटे 500। तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेकंड निकल कर, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 सेकंड इसे लगेंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेक स्टडी के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ्स और नोट्स लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और इस पर वीडियोस का लिंक मिल सकता है, पुरानी वीडियोस इस पर मिल सकती हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा जब लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि एक हमारे पास अवतल लेंस है और यहाँ पर इसकी फोकस दूरी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसका आवर्धन पूछा गया है जब लेंस से, यानी कि लेंस से हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले प्रतिबिंब के दूरी माप लेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी 1/f बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि हमारा लेंस के लिए फार्मूला होता है। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 1/f, यानी कि f का मान हमारे पास 10 है, अवतल लेंस है यहाँ पर इसलिए माइनस में हो जाएगा, और 1/v, तो 1/v यानी कि v हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई दूरी होती है, तो यहाँ पर 1/v हमारे पास 1/5 हो जाएगी और माइनस 1/u, तो 1/u हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1/u। अब यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 1/f यानी कि अवतल लेंस है इसलिए फोकस दूरी हमारी माइनस में होगी, तो 1/10 बराबर 1/v, यानी कि यह प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास है
या भी माइनस में लेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा और माइनस 1/u, जो कि u का मान हमसे पूछा गया, यानी कि हमारे पास वस्तु की दूरी हमारे पास निकल कर आ जाएगी, तो इसे उधर भेज देंगे, जो हमारे पास हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/5 माइनस 1/10 बराबर हमारे पास 1/u। तो यहाँ पर 1/u बराबर आ जाएगा, यानी कि 1/u बराबर हमारे पास आ जाएगा -1/10। तो हमारे पास आ जाएगा u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास की वस्तु की दूरी हमारे पास आ गई है। अब आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन m बराबर होता है प्लस v/u। तो हमारे पास जो कि है v हमारे पास है, यानी कि -5 और हमारे पास u है -10। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी कि u हमारे पास आ गया 1/2, यानी कि 0.25। यहाँ 0.5 हमारे पास आवर्धन आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, आवर्धन हमसे पूछा गया था, आवर्धन का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 0.5। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कह रहा है कि दो लेंस जिनको संवहन यानी कि एक में जोड़ने पर +12 तथा -2 डायोप्टर है, यानी कि इन्हें हम एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक साथ मिलकर रखे जाते हैं, यानी कि इन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है और इनकी अलग अलग पावर हमारे पास दी गई है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, हमसे पूछा गया है। तो संयोजन यहाँ पर संयोजन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पावर संयोजन करने पर हमारी पावर भी जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो लेंस को जोड़ देंगे तो उनकी पावर भी जुड़ जाती है। तो P बराबर हो जाएगा, यानी कि पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर, यानी कि P1 + P2 हो जाएगा हमारे पास। तो पहले लेंस की पावर हमारे पास है जो कि 12 और दूसरे लेंस की हमारे पास पावर है -2। तो ये हो जाएगा 12 और ब्रैकेट खोल देंगे तो -2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा P बराबर 10। तो डियर स्टूडेंट 10 डायोप्टर निकल कर आगे जाएगा। तो यहाँ पर P बराबर हमारे पास निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर इनकी फोकस दूरी निकाल लेंगे, यानी कि दोनों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो F बराबर हमारे पास होता है, जब हमारी यानी कि जब हमारी फोकस दूरी माइनस में सेंटीमीटर में दी हो, ऑप्शन में यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर 100/, वाला फार्मूला लगाएंगे तो 100/P हो जाएगा। तो यहाँ पर 100/, हमारे पास वो की पावर निकल कर आ गई थी 10, तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1 मीटर लंबे लोलक का दोलन काल लगभग किसके बराबर है, यानी कि जो हमारा 1 मीटर लंबा लोलक होता है, यानी कि ये हमारा लोलक है, इसका दोलन काल किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर लंबा है तो T बराबर, यानी कि लोलक का दोलन का T बराबर 2π होता है, यानी कि एक राउंड घूमता है तो इससे हम 2π, यानी कि 360 डिग्री घूमता है, तो इसलिए इसे 2π लेते हैं। तो T बराबर हमारे पास हो जाएगा T बराबर 2 × 3.14। तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2.0 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि निम्न संरचना का IUPAC नाम क्या है, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन में संरचना दी गई, यानी कि CH3 और सिंगल बॉन्ड COO ऑक्सीजन जुड़ा है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास है CH2 और हमारे पास है COOH। यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर कार्बन हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप जुड़ा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OOH, तो इसलिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यानी कि मेथ, एर्थ, प्रोप, ब्यूट, यानी कि हमारे पास यानी कि ब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो कि 1 पर हमारा क्यूटो ग्रुप जुड़ा है, यानी कि OOH है, इसे हम क्यूटो ग्रुप कहेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो हमारे 3 नंबर पर हमारे पास कीटो ग्रुप जुड़ा है तो हो जाएगा 3 कीटो, और हमारे पास मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी कि ब्यूटे, और हमारे पास OOH है जिसे हम ओइक कहते हैं, तो 3 कीटो ब्यूटोनोइक एसिड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 कीटो ब्यूटोनोइक अम्ल। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि एक यौगिक का मौलानुपाती सूत्र CH2O है, तो इसका अणुभार 180 है। तो ये यौगिक का अणुसूत्र है कि इसका हमें कंपाउंड पता करना है। तो अणुसूत्र पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो कि यानी कि अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो यहाँ पर हमारे पास इसका अणुभार जो कि दिया गया है 180, और मूलानुपाती सूत्र का अणुभार निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका अणुभार हो जाएगा हमारे पास 30, क्योंकि यहाँ पर C6
का 12 हो जाएगा। हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास 2 हो जाएगा, 12 2 14। और हमारे पास हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 30। तो इसलिए यहाँ पर 30 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पर 60 आ गया है। तो 60 हमारे पास ये होता है 60, जो कि C6H12O6, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज होता है। इसका हमारे पास जो अणुभार होता है वह 60 होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा युग्म सामान्य ताप और दाब पर द्रव होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर वह हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो कि हमारा है गैलियम और ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पारद और ब्रोमीन, यानी कि पारद मरकरी को बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैलियम और पारद। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गैलियम और सीजियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरकरी, यानी कि Hg और Br, यानी कि मरकरी। और हमारे पास ब्रोमीन होती है, वह सामान्य ताप और दाब पर हमारी जो कि होती हैं वह पारा, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जो कि है, कह रहा है कि नीचे दी गई अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि यहाँ पर 3 कथन जो कि हमारे पास सही हैं और एक कथन हमारे पास गलत है, उसे हमें बताना है। तो हमारे पास ये रिएक्शन दी गई, यानी कि Fe, यानी कि लोहा प्लस CaSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट बन जा रहा है यहाँ पर। ये FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट, और हमारे पास बन जा रहा है कॉपर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि लौह अपचायक गए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अपक्रिया के पश्चात विलयन का रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लौह की तुलना में कॉपर अधिक अपक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यह अपक्रिया अपचयोपचय अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो डे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया यहाँ पर हमारे पास ये देखो Fe हमारे पास है Fe, जो कि सल्फर का कॉपर का विस्थापन करके Fe सल्फेट बनाता है, यानी कि फेरिक सल्फेट बनाता है। तो ये हमारी विस्थापन अपक्रिया, यानी कि लौह की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर हमारा अलग हो जाता है। तो डी स्टूडेंट, यह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, यानी कि जब हम बिल्डिंग करते हैं उसमें कौन सी गैस को यूज में लेते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मेथेन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एथेन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एथीन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एसिटिलीन। तो डी स्टूडेंट्स, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में हम एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन का दहन एक ऊष्माक्षेपी है। तो एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग के लिए उपयोग होती है, तो जो एसिटिलीन के दहन से उत्पन्न होती है, यानी कि हम एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, यानी कि C2H2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कह रहा है कि जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनेगा, यानी कि जब एसिटिलीन यानी कि C2H2 या CH की क्रिया हमारे पास HCl से होती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है, तो हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है, यानी कि CH2 बन जाता है और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CHCl बन जाता है। अब इसकी फिर से एक बार क्रिया हो जाती है तो हमारे पास बन जाता है प्लस HCl जुड़ जाता है, तो CH3CHCl2 बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CH3CHCl2, यहाँ पर CH3Cl2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कह रहा है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है, यानी कि फास्जीन गैस का हमें सामान्य नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CO3, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और PH3। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है फास्फोरिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फास्जीन गैस होती है, फास्जीन गैस यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कि COCl2 को हम फास्जीन गैस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड का हमारा सामान्य नाम होता है फास्जीन। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने में होता है, यानी कि जब हमारी आग लग जाती है तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है आग को बुझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CH4, यानी कि मेथेन।
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CH Cl3, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CH2Cl2, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है CCl4। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि CCl जो कि 4 है कि इसका आवाज़ या इसकी वाष्प जो होती है वह ज्वलनशील होती नहीं, इसकी वाष्प जलती नहीं, इसलिए इसे हम पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि इसे हम पायरीन कहते हैं और अग्निशामक रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला हमारे पास कह रहा है कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि जब एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विहाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विषमांगी विखंडन। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारी एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है तो यह हमारी लेकिन निर्जलीकरण ईथर देता है, तो यह हमारी निर्जलीकरण अभिक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि तरंग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, यानी कि जो हमारी तरंग होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वो, तो उसका क्या ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है द्रव्य यानी कि मैटर। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो यह हमारे यानी कि ऊर्जा का संचरण कर सकती है, तो यानी कि ऊर्जा हमारी ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, कह रहा है कि साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देना, यानी कि जो साबुन का बुलबुला आपने देखा होगा यह रंगीन होता है, या इसका रीज़न बताना है किसके कारण होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो कि ए हमारे पास है, कह रहा है कि व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विक्षेपण के कारण, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है परावर्तन के कारण। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा साबुन का बुलबुला व रंगीन दिखाई देता है वो हमारा व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यतिकरण के कारण। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है, यानी कि हमारे पास ये ग्रुप दे रखे हैं ऑप्शंस में, और इनमें कौन से तत्वों की समुच्चय की संयोजकता यानी कि संयोजकता बैलेंसी समान है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है Na सोडियम मैग्नीशियम और हमारे पास कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मैग्नीशियम कैल्शियम और यानी कि पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मैग्नीशियम कैल्शियम और बेरियम। तो डियर स्टूडेंट, किसी तत्व की संयोजकता या संयोजकता रासायनिक यौगिक या अणु बनाते समय अन्य परमाणुओं के साथ उसकी संयोजन क्षमता की माप है, यानी कि जो संयोजकता वह होती है इससे कितने अणु जुड़ सकते हैं उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो इससे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं उन्हें उसकी संयोजकता भी कह सकते हैं, जो किसी तत्व के एक परमाणु के साथ प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम क्षारीय मृदा धातुओं के उदाहरण दें तो इनकी संयोजकता हमारे पास 2 होती है, यानी कि इसे हमारे केवल 2 ही तत्व जुड़ सकते हैं। तो मैग्नीशियम का हमारे पास परमाणु क्रमांक यानी कि Mg12 यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान हमारे पास 24 होता है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक हमारे पास 20 होता है, और इसका जो कि परमाणु द्रव्यमान हमारे पास 40 होता है, और हमारे पास बेरियम यानी कि बेरियम का हमारे पास जो कि परमाणु क्रमांक है वह 56 होता है, और इसका हमारा भार होता है वह 137 होता है। तो रेस्टो इनकी संयोजकताएं समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा, यानी कि जब 1 ग्राम यूरेनियम का हम जलाते हैं तो यह हमारी कितनी ऊर्जा जनरेट करता है ये हमें बताना है। तो एक ऊर्जा का सिद्धांत होता है, यानी कि हमारे पास आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के सूत्र के अनुसार E बराबर हमारे पास mc² होता है। तो E बराबर हमारे पास mc² हो जाएगा। तो हमारे पास E बराबर 1 गुणे 10⁻³ यानी कि द्रव्यमान हमारे पास 1 ग्राम, और यहाँ पर हमारे पास c² यानी कि प्रकाश का वेग यानी कि 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणे 10⁻13 जूल। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे 1 ग्राम यूरेनियम को जलाते हैं तो हमारी 9 गुणे 10⁻13 जूल हमारी ऊर्जा जनरेट होती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
कह रहा है कि सोडियम नाभिक Na-13 में है। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 12 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 12 न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सोडियम यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और हमारे पास परमाणु भार जो कि 23 है। तो इसमें हमारे पास जो कि यहाँ पर इसमें हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी गई थी, तो इसमें हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे यानी कि परमाणु क्रमांक भार A-Z यानी कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। यानी कि परमाणु भार हमारे पास है 23, हमारे पास परमाणु क्रमांक है 11, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी यानी कि 12। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 न्यूट्रॉन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सी हमारे पास है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ये सभी। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है ये टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स इनके सबके मात्रक 1-2 क्वेश्चन हर साल सेट में पूछे जाते हैं, आप लोग तैयार करके रख लीजिए। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। यानी कि जब स्थायी चुंबक बनाते हैं यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है स्टील, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निकेल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मुलायम लोहा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तांबा। तो डियर स्टूडेंट जब हमारे परमानेंट मैग्नेटिंग का निर्माण करते हैं तो हम इसके लिए स्टील का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में और इसके विलोम में कन्वर्ट करता है। यानी कि कौन सा डिवाइस होता है यानी कि इक्विपमेंट होता है यानी कि लो वोल्टेज की एसी करंट को हाई वोल्टेज की एसी करंट में कन्वर्ट करता है या हाई वोल्टेज की एसी करंट को लो वोल्टेज की एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो डियर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है मोटर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर। जो हमारी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में यानी कि स्टेप अप को स्टेप डाउन या स्टेप डाउन को स्टेप अप में कन्वर्ट करता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर करता है। तो डियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रांसफार्मर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाने वाली गैस के एक सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रक एक समान चाल से गतिमान है यानी कि ट्रक हमारा एक समान यानी कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है घटेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नियत रहेगा और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कुछ अणुओं का घटेगा तथा अन्य का बढ़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियत रहेगा। वह क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास जब दाब घटता है तब क्वथनांक भी घटता है यानी कि जितना जितना हमारे पास प्रेशर घटता है उतना हमारे पास वह भी घटता है। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास पी और बी परिवर्तित नहीं हो रहा है यानी कि हमारे पास प्रेशर भी सेम रह रहा है क्योंकि हमारे पास ट्रक हमारे एक समान स्पीड से जा रहा है और हमारे पास वेग यानी कि बी भी परिवर्तित यानी कि बी भी हमारा परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसमें यानी कि इसलिए इसका ताप भी नियत रहेगा। तो इसका ताप जो कि हमारा टी है वह कांस्टेंट रहेगा यानी कि पी भी कांस्टेंट है तो हमारे पास पी व बी भी तीनों कांस्टेंट रहेगा। तो डियर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बदलता है यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर जल हमारा है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। तो यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा यानी कि पानी उबलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उच्च तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निम्न तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उसी तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्रांतिक ताप पर। तो डी स्टूडेंट्स जब दाब हमारा घटता है तब क्वथनांक भी घटता है यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक होता है यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। अतः दाब कम कर दिया जाए तो पानी हमारा है निम्न तापक्रम पर उबलेगा यानी कि जब हम दाब कम कर देंगे
तो हमारा पानी है वह जल्दी ही यानी कि कम ही ताप पर हमारा उबलने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न तापक्रम पर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैथ से कह रहा है कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित यानी कि बिक्री जितने हमारे पास टैक्स हैं इंक्लूड करके हमारे 3300 रुपये में खरीदी, यानी कि 3300 रुपये में उसने खरीदी। यदि बिक्री कर की दर यानी कि 10% हो, यानी कि जो हमारी टैक्स की रेट है वह 10% है, यानी 100 रुपये पर 10 अगर रुपये देना हो तो यहाँ पर साइकिल का एक्चुअल यानी कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे तो साइकिल का एक्चुअल मूल्य हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 3300 में और प्लस इसका यानी कि इसका हमारे पास 10% इसमें और इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि 10% और इंक्लूड कर दिया जाएगा तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल मूल्य निकल कर आ जाएगा यानी कि 3300 इंटू यानी कि हमारे पास आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000, यानी कि हमारे पास एक्चुअल मूल्य आ जाएगा हमारे पास 3000। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।